ये चर्चा चल रही है वातानुकूलित कक्ष में। हालांकि जिस देश में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम एक 5 सितारा होटल में होते हों और गरीबी किताबों से देखकर सीखी जाती है, उसमें होती है साधारण सी बात है। खैर, आज के विषय पर आते हैं। मेरा विषय है जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों पर इसके प्रभाव। नमस्कार, मेरा नाम मुनकर वशिष्ठ है। मैं वैज्ञानिक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ, हिंदी भाषी हूँ। अब मैं आपके सामने कोई बड़ी बड़ी परिभाषा नहीं देना चाहता और ना ही कोई निबंध सुनाना चाहता हूँ। एक आम मानवी क्या समझता है जलवायु परिवर्तन के बारे में, वो आपसे बात करना चाहता हूँ। एक दिन मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि हम पहले जब रामलीला देखने जाते थे तो उस समय ठंड होती थी और स्वेटर पहन के आना पड़ता था, लेकिन आज अगर हम दिवाली पर स्वेटर पहने तो गर्मी लगने लगती है, पसीने आने लगते हैं। यानी एक घरेलू महिला अगर ये समझ पा रही है कि पिछले 3-4 दशकों में लगातार तापमान बढ़ रहा है बिना किसी किताब में पढ़े, तो ये जलवायु परिवर्तन है। अगर आप किसी नुक्कड़ पर किसी रिक्शा वाले से बात करें, वो आपको बताएगा भाई साहब पहले 4 महीने गर्मी होती थी, फिर बारिश आती थी, फिर 3-4 महीने ठंड होती थी और फिर कुशल पसंद का ऋतु होती थी। लेकिन आज 8 महीने की गर्मी हो रही है, बारिश 15 दिन में सारी हो जा रही है, या उसके अलावा और जैसे कि सर्दी का बाई कब गई पता ही नहीं चला। तो ये अगर एक रिक्शा वाला भी बात समझ पा रहा है कि मौसम के जो चक्कर हैं उनमें लगातार बदलाव हो रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन है। आप भी आपने समाचारों में सुना होगा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है। तो जो वर्षा का जो वितरण है, जो असमान है, ये अगर दीर्घकालिक प्रभाव में देखने को मिल रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन है। इसे आम आदमी समझ पा रहा है। अच्छा, अगर परेशानी है तो उससे कुछ समाधान भी होंगे। लेकिन हम भारतीय हैं, हमें क्या लगता है कि हमें केवल अपने अधिकार पता है, कर्तव्य नहीं पता है। अब जैसे हम में से बहुत सारे लोग अपने वाहनों से आते होंगे, मैं खुद भी आता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कल से बैलगाड़ी में आना शुरू कर दें ताकि जीवाश्म ईंधन ना जलें, ताकि ग्रीन हाउस गैसें ना बढ़ें, ताकि वैश्विक तापमान ना बढ़े। लेकिन हम एक काम क्या कर सकते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं जब आता हूँ डेली, जाते समय मैं अपने साथ 3 से 4 लोग साथ में लेके जाता हूँ। मार्ग में जो भी उनका मेट्रो स्टेशन वहाँ पे छोड़ते हुए आता हूँ। हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो मांसाहार भोजन है वो ग्रीन हाउस गैसेज के लिए कितना योगदान देता है। भाई, जो भी जानवर है जिसे पाल रहे हैं, जो मांसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, उसकी पाचन क्रिया से निकलती है मीथेन गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है ग्रीन हाउस गैसेज के लिए। अब मैं भी नहीं कह रहा कि आप कल से फल फ्रूट खाना शुरू कर दो, लेकिन अगर आप 7 दिन खा रहे हैं तो 5 दिन कर सकते हैं, 5 दिन वाला 4 दिन कर सकता है। अगर हमें थोड़ी सी संवेदना है जलवायु परिवर्तन के बारे में, हम अपनी आगामी पीढ़ी को एक अच्छी पृथ्वी लेकर जाना चाहते हैं, तो हम इतना प्रयास कर सकते हैं। अब बात हुई जल संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। अब हम ये जब समझ रहे हैं कि वर्षा का वितरण इतना असामान्य है कि जो पश्चिमी जो मरु प्रदेश है वहाँ पर 5 दिन औसत बारिश हो रही है साल में, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें हो रही है 150 दिन। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं कि जल संसाधनों को हमारे प्रभावित कर रहे हैं। अगर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, वाटर कंटेंट, जल की मात्रा कम होगी, तो उसके अंदर जो बहुत ही भारी धातु है जैसे कि आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, इन सब की मात्रा लगातार बढ़ रही है। और जब बाढ़ आएगी तो अपने साथ बहुत सारी भूमि को भी काट के लेके जाएगी, जिसके अंदर हम उर्वरक यूज कर रहे हैं, वो भी दूषित कर रहे हैं नदियों को। तो अब हमारे पास समस्या तो आ गई है कि समाधान क्या है। समाधान के तौर पर कुछ हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, कुछ सरकारें कर रही है। जैसे हमारा विभाग नदियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, लगातार बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, ये सरकार के तौर पर कार्य हो रहे हैं। और वर्षा का जो जल है उसका, या जो जितने हमारे पास जल इस समय उपस्थित है, योग्य है, जो जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है सिंचाई में। तो सिंचाई के लिए हम ड्रिप जो विधि है उसका उपयोग कर सकते हैं, छिड़काव विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो सरकारों को ये चाहिए कि इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मूलभूत जो संरचना चाहिए, उसके लिए किसानों को वो कर रहित, जिसमें कोई ब्याज न लगे, उस तरह का उन्हें कुछ अनुदान देंगे, सब्सिडी भी दे सकते हैं। तो अपने तौर पर वो इस प्रकार कुछ ना कुछ इसमें योगदान देंगे वो भी, ताकि भूमिगत जो है कम से कम उसका उपयोग कर सकें। अच्छा, दूसरा, भूमिगत जल से मुझे याद आया कि भारत में हर साल आधा मीटर जो जल है नीचे उसकी गहराई बढ़ती जा रही है। हमारे क्षेत्र में पहले 55 फीट पर पानी मिलता था, अभी 110 फीट में मिल रहा है। जब 180-200 मिलने लगेगा तब हमें लगेगा कि शायद कोई समस्या है। तो जो हम अवहेलना करते हैं, जो हम समस्या को समझना नहीं चाहते, ये भी एक समस्या है। समय की बहुत ज़्यादा जटिल समस्या है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से जो भी छोटा मोटा प्रयास कर सकें और उसमें योगदान दें, तो हम आगामी जो हमारी पीढ़ी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे समाज चलेगा, हम सब अच्छी, सुरक्षित और भव्य पृथ्वी दे सकते हैं। धन्यवाद।